नमस्कार। आज हम मुखातिब हैं निलय रॉय के साथ, जो एक लेखक, नाटककार और निर्देशक के साथ साथ एक शिक्षक भी, जो अभिनय कला और थिएटर से जुड़े विषयों को पढ़ाते भी हैं और थिएटर के बहुत जाने माने निर्देशक हैं। तो शून्य नाट्य समूह का ये सौभाग्य है कि हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक बहुत अलग तरह का रंगमंच हैं। जब भी मैंने आपका कोई नाटक देखा तो उसका जो क्राफ्ट है, स्टेज का जो क्राफ्ट है, वो एक बहुत अलग तरह का मैं देखती हूँ। उसमें कहीं एब्सर्डिज्म भी है, कहीं बहुत अलग तरह से उसका क्राफ्ट आप ढूंढते हैं, तो वो आपका अपना है, आपके अंदर कुछ मथित करता है। क्या ऐसा लगता है कुछ बड़ा तोड़ के जोड़ के फिर उसका बहुत सारे लेयर्स हैं उसमें? मेरा ये मानना है कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये अपने आप में एक बीज है। तो कोई किसान जब बीज बोता है तो वो बीज का क्वालिटी चेक कर लेता है, कौन सा बीज बो रहा है वो उसका चयन कर लेता है। कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। आप बीज को बोइए, उसके बाद सही तरीके से उसमें खाद दीजिए, पानी दीजिए, तो अपने आप वो जो शेप लेगा वो शेप दूसरे किसी से अलग ही होगा। तो ये बीज को सही तरीके से समझना और बोना ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं काम करता हूँ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा, और बाकी जो आता है वहीं से आता है। तो जिसे हम ऑर्गेनिक थिएटर भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक थिएटर का एक्टिंग में बहुत आजकल प्रचलन है, लेकिन वो डिज़ाइन और डायरेक्शन में भी बहुत सदियों से चला आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसी से आता है। तो मैं जब अपने आप ग्रो करने देता हूँ उसको वो जब उगता है और फिर अपने आप एक शेप लेता है, वो शेप उसी के मुताबिक होता है जो पेड़ मैंने चाहा था। तो ये जो है वो डिज़ाइन उसी कॉन्सेप्ट से आता है। तो कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिकली हम अगर ग्रो करने दें तो ये होना संभव है, और हर नाटक अपने आप में अलग तरीके से तैयार होता है। पीपल थिएटर ग्रुप, और मैंने आपकी जब सबसे शुरुआत में एक रचना देखी, काला जल, मुझे देख के बड़ा अचंभा हुआ, मैं अचंभित हुई। आप खुद उसमें एक्ट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि इतना खतरा मोल आपने खुद लिया, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहीं आपके थिएटर ग्रुप के पीछे और आपके थिएटर करने के पीछे बहुत बड़ा सामाजिक भी लक्ष्य है। आप कुछ इसी बारे में कहना चाहेंगे? जब पीपल्स थिएटर ग्रुप शुरू हुआ और इस 14 जून को 20 साल हो जाएंगे पीपल्स थिएटर ग्रुप, एक छोटा सा ही सफ़र है। लेकिन उस वक्त राजनीतिक तौर पे पीपल्स थिएटर का मतलब एक आइडियोलॉजी से जोड़ा जाता था। मेरा ये मानना है कि क्यों सिर्फ उस राजनीतिक तौर से ही हम कहानी को बोलें, क्योंकि उनकी विचारधारा से समाज को एक तरह से हम देखते हैं। हम सीधा ही इंसान से क्यों ना बात करें और इंसान की बात क्यों ना करें। तो आपने जो कहा, सिर्फ यही नाटक नहीं, लगभग ज़्यादातर नाटक इंसान से और समाज से जुड़ा हुआ है। और अगर हम दो इंसान के रिश्ते की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक समाज का ही हिस्सा है। तो पीपल्स थिएटर ग्रुप सामाजिक तौर पे समाज के लिए ही बात करता है, इंसानों से बात करता है, इंसानों के लिए बात करता है। तो हमने जितने भी नाटक किए, कुछ ना कुछ ये सोच आता ही है उसमें, और ये आते हुए ही हमने 20 साल पार कर लिए। काला जल ऐसा था कि काला जल हमने शुरुआत जब की थी, वो कोरापुट में रहने वाले कुछ ट्राइबल लोगों के लिए बात करनी थी, वहाँ पे जाके बात करनी थी, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स भी थे, जहाँ पे भाषा अपने आप में एक
बहुत बड़ा बैरियर है जहाँ पे उस वहाँ की भाषा जो है वो हमें समझ में नहीं आती और वहाँ के ट्राइबल की भाषा उनको भी समझ में नहीं आती। तो हमने नॉन वर्बल तो बनाया ही उसको, उसके साथ साथ इमेजेस पे काम करना शुरू किया। तो अगर वो बहुत सशक्त इमेज नहीं होगा तो उनके दिल में बस नहीं पाएगा। तो वो अपने आप बनता गया और बनते बनते अब उस नाटक को भी 6-7 साल तो हो ही गए, हर जगह पे हो चुका है, काफ़ी शोज होते रहते हैं। मैं जब आपको अभिनय करते हुए देखती हूँ, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, एक निर्देशक हैं, राइटर, अभिनेता हैं। जब मैं अभिनय करते हुए देखती हूँ, तो मैंने पहले भी कहा, काफ़ी खतरे लेते हैं आप इसमें, कुछ बहुत अलग हटके, एकदम मतलब आप मुझे लगता है अभी निलय यहाँ है, अभी जंप करके यहाँ होंगे, और एक दर्शक के नाते भी, एक खुद मैं नाटक से जुड़ी नाते से भी मुझे लगता है कि वो अंदर क्या चल रहा है, जो इतने सारे डायमेंशन अंदर वही चलता है, एक क्रांति चलती है अंदर। हाँ क्रांति तो है ही, बदलना है नहीं वो बदलना नहीं है, क्रांति जो है वो एक ना बेचैनी होती है, वो बेचैनी जो होती है वो मैं प्रोसेस में लेके आता हूँ। वो प्रोसेस ये है कि जितना हम एक्सप्लोर कर सके वो मंच पे नहीं, मंच से पहले वो करते 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 इतने लेयर्स आ जाते हैं जो आपको शायद मंच पे दिख रहा है, वो मंच पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो प्रोसेस है इसमें बहुत कुछ हम कर पाते हैं, बहुत कुछ छूट जाता है, और बहुत कुछ मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कि नाटक भी छूट जाते हैं। मतलब एक नाटक तो मैं पिछले 8 महीने से तैयार कर रहा हूँ, आज तक तैयार नहीं कर पाया क्योंकि मैं मलयालम नहीं सीख पाया। सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा, लेकिन बात ये है कि जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, मेरा नाटक करने का मतलब नहीं होता है। जब मैं अभिनय कर रहा हूँ तो वो अपने आप में वो प्रोसेस अपने आप में एक चैलेंज है। जो मंच पे आप देखते हैं वो उसका निष्कर्ष है, तो वो सारा कुछ वो प्रोसेस ही आपको दिखता है, जहाँ पे निलय कभी इधर कभी उधर कर रहा होता है। और एक खिड़की शाम को धूप और धूल के लाल जूते पहने आती है कागज की जिंदगी पर, कुछ तुम्हारी बातें कुछ हमारे रिश्ते, चाय के उबाल लिए, मैं उन्हें आदतें कहता हूँ, तुम उन्हें कहते हो कविता। यानी ये आपकी आदतें हैं जो कविता बन जाती है। हाँ आदतें हैं, आदतें ये हैं कि वही इंसानी फितरत है खोज की, हर एक चीज़ को दूसरे तरह से देखने की, और वो देखते देखते मुझे लगता है ये तो ऐसा नहीं ये वैसा है, तो थोड़े 2 शब्द लिख दूँ इस पे, तो वही आदतों को ही लिख देता हूँ मैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आजकल बहुत युवा साथी हमारे आपके नाटक देखते होंगे, देख रहे होंगे या देखते हैं, तो आप सतत बरसों से नाटक ही कर, रंगमंच ही कर, मीडिया है, बॉलीवुड का इतना नाम है, सिनेमा, छोटा सिनेमा बड़ा, तो क्या आप कहना चाहेंगे जो रंगमंच में आते हैं उनसे, या आप इतने सालों से लगातार नाटक ही कर रहे हैं, तो ये नाटक मंच आपको क्या देता है? देखिए नाटक मंच को क्या देता है उससे भी बड़ा सवाल एक है जो हर कोई करता है, वो ये कहता है कि मैंने नाटक को क्या दिया है। मेरा ये कहना है कि मंच ही सब देता है, नाटक ही सब देता है, हम कुछ नहीं देते हैं। तो इतने साल से जो हम कर रहे हैं वो मुझे देता ही आया है, तो मैं एक बात में नहीं कह सकता कि क्या देता है, क्योंकि जो भी मैं हूँ वो उसी से हूँ, और मेरा ज्ञान इतना सामान्य है इस विषय में, क्योंकि थिएटर कहे, नाटक कहे, ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है। तो डूबने में तो अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, सोचने में अच्छा लगता है, यही सब हमें देता है और देता ही आया है। तो एक बात में हम कहें कि क्या देता है वो बहुत मुश्किल है कहना, और मुझे तो लगता है जितना ये दे उतना उससे ज़्यादा कहीं
हम भी लेने की कोशिश करें तो यही अच्छा है। तो ये एक तरफा है जो हमें देता आया है और हम डूबते जाते हैं, तैरने की कोशिश करते हैं, फिर डूबते हैं, पार नहीं कर पाते हैं। और ये जो पार ना कर पाने की जो एक व्यथा है, उसमें एक वो व्यथा भी कहीं ना कहीं एक ऐसा एक इच्छा लेके आती है कि इस व्यथा से भी उभर के कुछ और देखें। तो यही एक रिश्ता है थिएटर से। तो कला का जो है, कला में हम सोचते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने कुछ नहीं किया है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा किया है और उसमें हमने कुछ नहीं दिया, हमें इतना मिला है। हमने जो दिया वो मैं नहीं देता तो आप देते, आप नहीं देते तो कोई और देता, लेकिन इतना मिला है हमें, वो हम बयान ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये वाली बात। आजकल मैं देखती हूँ कि जो हमारे युवा आते हैं, यंगस्टर्स जो आते हैं, बड़े परेशान से आते हैं। और आप मेरे सामने बैठी हैं, आप खुद मतलब संदेह अभी युवा पीढ़ियाँ आ रही हैं, लेकिन आप खुद एक यंग थिएटर डायरेक्टर, मेरे फेवरेट डायरेक्टर, एक्टर। मैं ये आपके मुंह से ही जानना चाहूँगी कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं कि हम एक्टिंग टाइप सीख लें, हमें मेथड एक्टिंग सीखनी है, हमें वो सीखना है, हमें कुछ उनको आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि कैसे वो खुद से अपने टूल्स शार्प कर सकते हैं, या क्या ऐसा पढ़ें, क्या ऐसा लिखें कि धारदार बने उनकी लेखनी, उनका अभिनय, उनकी चीज़ों को लेके समझ। देखिए, प्रोसेसेस बहुत हैं। कोई स्टैनिस्लावस्की बोलते हैं, कोई माइजनर बोलते हैं, कोई ली स्ट्रॉसबर्ग बोलते हैं। मेरा ये मानना है, सबसे पहले अगर यूथ को कुछ सीखना है, वो है देखना, सुनना, समझना, महसूस करना। पहले वो तो सीखें। आज हमें जो मिल रहा है, हम उसके दास बन चुके हैं। जो हमें मिल रहा है, हम उसी को ले रहे हैं। इंसानी फितरत क्या है? खोज करना। हम खोज ही नहीं करते। हमें हमारे पास आ रहा है, तो पहले उसको करें। एक अभिनेता होने का, एक कलाकार होने का सर्वप्रथम यही राह है कि आप खोजना शुरू करें, जो आजकल नहीं हो रहा है। और इतना सब आने की वजह से क्या हो रहा है, उनको लग रहा है उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन हम देखते कहाँ हैं, हम महसूस कहाँ करते हैं, हम लोगों से बात कहाँ करते हैं। हमने सोचा एक कैरेक्टर को तैयार करना है तो उसका टेक्स्ट पढ़ लिया, उसके आसपास उसके समाज कैसा है ये जान लिया, 2-4 और जगह से पता कर लिया, हो गया। कितने जने हैं कि खुद जाके कभी किसी अनजान से बात करें? हम बात ही नहीं करते। कोई हमारी तरफ अगर मुस्कुराए तो हम देखते हैं कि अच्छा ये मुस्कुरा क्यों रहा है, ये है, ये हो गया है। तो अगर मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल, आपका एक वो भी है, हाँ छोटा नाटक। हाँ, और ये जो मैकेनिकल हो गया है, तो मशीन्स तो एक्टिंग नहीं कर सकते ना। इसका नाम क्या है जो आपने किया? टाइपराइटर। टाइपराइटर। हाँ, टाइपराइटर। तो वो जो मशीन तो अभिनय नहीं कर सकता है। हमारी अपनी सोच, हमारी अपने जो इंद्रिय हैं, उनको जगाना पड़ेगा, उनको पहुंचाना पड़ेगा। आपके पास सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप कहाँ तक जा रहे हैं? ये जर्नी आपकी है ना, ये जर्नी तो उनकी नहीं है जो आपके पास आ रहे हैं। वो अपनी जर्नी उधर से कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? ये बहुत ज़रूरी है आज के यूथ को समझने की। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोशल मीडिया बुरा है या कुछ है, पर किसी भी माध्यम का दास बनने से आप अभिनय नहीं सीख सकते। आपको अपनाना पड़ेगा इसको, आपको पहुंचना पड़ेगा। कितने जने हैं जो आज आगे जाते, और आज जैसे मेट्रो में भी जाते हैं, आप दूसरे को देख नहीं रहे हैं, आप सड़क पे कोई है उसको आप देख नहीं रहे हैं, उसको पहचान नहीं रहे हैं। कैरेक्टर पहचानने जाते हैं, उसको नहीं, इंसान को नहीं पहचान रहे हैं।
और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया में जितना भी काम है, आर्ट का जितना भी काम है, खास करके थिएटर, उसके सारे जो पात्र हैं वो इंसानी है। यहाँ तक कि एक पेड़ अगर बोलता है, आप पंचतंत्र कर रहे हैं, कोई पेड़ बोल रहा है, कोई शेर बोल रहा है, या कोई हाथी बोल रहा है पंचतंत्र में, उसकी भाषा भी इंसानी भाषा है, क्योंकि इंसान ने ही तैयार किया है और हम इंसान से दूर भाग रहे हैं। तो कहाँ थिएटर बनेगा, कहाँ आपका अभिनय बनेगा जब आप उस समाज की बात कर रहे हैं जिस समाज से आप वाकिफ भी नहीं है, जिस समाज को आप जानते ही नहीं हैं। तो मेरा तो यही है कि पहुंचना बहुत ज़रूरी है, हमें आगे बढ़ के पहुंचना है। एक्टिंग की थ्योरी को लेकर या उसका जो आपने प्रैक्टिकल किया उस पर अभी आपकी कुछ किताबें भी आई, इनके बारे में कुछ बताएं तो शायद यंगस्टर्स इन तक पहुंच पाएं। द सेंसरी प्रोसेस जो है, बेसिकली क्या है कि मेरी काफ़ी जनों से बात हुई और मुझे ये समझ में आया कि जब यंगस्टर्स मेथड में अटक जाते हैं, माइजनर में अटक जाते हैं, मुझे ये लगता है कि भारत में मेथड सिखाने वाले कितने हैं। तो मुझे ये भी समझ में आया कि रशियन लैंग्वेज से जब ट्रांसलेशन हुआ इंडियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, तो तभी काफ़ी सारे खामियां रह गई और हमने इस तरीके से उसको सोच लिया कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वही फाइनल है। कहीं ना कहीं हमने स्टैनिस्लैविस्की को नहीं समझा, उनके प्रोसेस पे चले। ये जो दिक्कत आई है, इससे यंग जनरेशन और यंग स्टूडेंट्स बहुत उलझते रहते हैं। तो सेंसरी प्रोसेस अगर आप कहें तो ये बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपका जो अप्रोच है अभिनय की तरफ या अभिनेता बनने का जो प्रयास है, उसके लिए जो आपको करना है वही है सेंसरी प्रोसेस। 3 चीज़ों की बात होती है जिस पे और विश्लेषण है किताब में कि सेंस, सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी। यानी आपके जो सेंसेस हैं उससे आप अंदर लेंगे कैसे, उसके बाद उसको आप किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, और सेंसिटिविटी यानी शरीर से कैसे उसको किस मात्रा में निकालेंगे। यही तीनों का विश्लेषण है जिसमें बाकी सारे जो थ्योरीज हैं उसको भी सिंप्लीफाई करके हमने किताब में दिया। इसका हिंदी अनुवाद कब जब आप करेंगे यही जो आपने कहा कि इंद्रिय अनुभव, जो स्पर्श, सुनना, जानना, किसी को कितना अनुभव। मैंने देखा है कि ग्रीक थिएटर पर भी आपकी बहुत पकड़ है, और क्यों ना हो, आप खुद विद्वान हैं उस फील्ड के। बहुत कम लोग हैं जो ग्रीक थिएटर पर आज इस तरह से बोल पाते हैं, साधिकार आपने तो किया है को। तो कुछ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत जो अभी आ रहे हैं थिएटर में वो देखेंगे, सुनेंगे, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, विस्तार करना ज़रूरी है। हाँ, देखिए, मेरा इंटरेस्ट कब आया ग्रीक थिएटर में, क्योंकि मुझे ये लगा कि ग्रीक सिविलाइजेशन, आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत पहले इसी की बात कर चुका है और बहुत उदारता के साथ उन्होंने किया है। स्टेट के साथ एक इंडिविजुअल की जो कॉन्फ्लिक्ट है एंटीगनी में दिखता है, एंटीगनी हुआ भी है कई बार, और या फिर अभी हमने इडिपस संवाद किया जिसके शोज हुए कुछ, तो इडिपस संवाद में हम इडिपन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, फिर हम फ्रॉइड पे जाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन जोकास्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मैंने उसी तरीके से इडिपस संवाद को अडेप्ट किया है कि जोकास्टा का क्या है, वो माँ जो अचानक जानती है कि उनके बेटे हैं इडिपस। तो ये कहीं ना कहीं ग्रीक सिविलाइजेशन की जो उदारता है कुछ भी बोलने में, वो कहीं ना कहीं झलकती है, जहाँ से हम आज हटते जा रहे हैं। तो इतने साल पहले जो हो चुका है, आज हम उसको अपनाने के बजाय
हम उससे भागते जा रहे हैं और हम संकुचित होते जा रहे हैं। जितने भी हमारे फिलॉसफीज हैं उससे हम दूर भागते जा रहे हैं, बजाय इसके कि उसका अध्ययन करें, बजाय इसके कि राजनीति होती क्या है उससे हम भागते जा रहे हैं। लेकिन उसके कितने पहलू हो सकते हैं वो हमें ग्रीक नाटकों से मिलता है, जो कहीं ना कहीं मेरे में वो उत्सुकता लाती है कि इसको और थोड़ा सा हम सोचें या और थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करें आज के जो हालात है उसके अनुसार। मुझे लगता है इस तरह के विषयों पर बात भी नहीं होती, जैसे अभी आपने एंटीगोनी की बात की या ओडिपस संवाद की बात की। बहुत कम ही डायरेक्टर्स हैं जो इस फील्ड में कुछ कर रहे हैं। ये सुन के इस संवाद को, आपके हमारे संवाद को सुनकर हो सकता है कि ग्रीक नाटकों की ओर पढ़ने के लिए कुछ जो हमारा आने वाले अभिनेता हैं वो अग्रसर हो। इसलिए बातचीत बहुत ज़रूरी है। बातचीत बहुत ज़रूरी है और साथ में मेरा ये मानना है कि थिएटर में कोई बाउंड्री नहीं है। अभी जब हम में से बहुत जनों को यही नहीं पता है और यहाँ के छात्रों को बहुत जनों को, यंग जनरेशन को पता ही नहीं है कि लिटरेचर में जिनको अभी नोबेल प्राइज़ मिला है उनको उनके नाटकों की वजह से मिला, थिएटर की वजह से मिला है। जॉन फॉसे, जिनके साथ 2019 से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, नोबेल प्राइज़ उनको बाद में मिला, तो उनके कुछ नाटकों को लेके हम काम कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं के 3 नाटकों का हिंदी अनुवाद उसी दिन यहाँ पे रिलीज़ हुआ इंडिया में, जो हमने किया जिस दिन उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सोचिए, ये यंग जनरेशन को पता ही नहीं है कि इब्सन के बाद 100 साल बाद नॉर्वे में किसी को नोबेल प्राइज़ मिला, वो भी थिएटर लिखने की वजह से। और वो भी उनका जो हिंदी अनुवाद है वो हमने, आपकी कलम से नहीं, मेरी कलम से नहीं, वो हमारे दोस्त अस्त्री घोष ने किया है। मैंने, अस्त्री ने और यहाँ के जो एम्बेसडर हैं नॉर्वे के इंडिया में, हम सब ने मिलकर रिलीज़ किया। पीपल्स थिएटर ग्रुप ने किया उससे। और लेकिन मेरा ये कहना है कि अब आप जब जॉन फॉसे के नाटक पढ़ेंगे और उनकी लिखने की जो शैली है वो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नाटक ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। 2 लाइन, 2 शब्द हैं, फिर 4 शब्द हैं, फिर 4 शब्द हैं और वो पूरा एक अपने आप में संवाद है। लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा भी लिखा जाता है। अगर उनको इस विषय में नोबेल प्राइज़ मिला है तो ज़रूर इसकी सराहना की गई है, इसकी मान्यता दी गई है। या फिर सारा के नाटकों को आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा। जिसने 29 साल में सुसाइड किया था, लेकिन उसके बावजूद तब तक उनका जो काम हो चुका था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है थिएटर में। तो मेरा ये मानना है, जो मैंने पहले भी कहा, हमें सिर्फ जैसे ग्रीक नहीं, विश्व में क्या हो रहा है, ये जो भी नाटक लिखते हैं, जो भी कला से जुड़े हुए हैं, वो मानवता से जुड़े हुए हैं। हम उससे अलग नहीं रह सकते। देश के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से हम अलग नहीं रह सकते। ये मानवता को जोड़ती है। इन सब का अध्ययन करना कहीं ना कहीं हमें अलग अलग पहलू दिखाती है, इंसानियत के पहलू दिखाते हैं। इन सब को समझना आज और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जबकि हम एक प्लास्टिक वर्ल्ड में जीने के आदी होते जा रहे हैं। ये मेरा मानना है। मिले, मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतना समय हमें दिया, आपसे आपका कर पाए। और मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो बातचीत है वो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये संवाद उन तक भी पहुँचे। और इसी कड़ी में, बातचीत की इसी कड़ी में मुझे लगता है हम फिर से रूबरू होंगे, इससे मुलाकात रखेंगे ताकि ये बातें आगे तक की जाए। आपका धन्यवाद। शुक्रिया।